सुप्रभात छात्रों। मैं वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली कक्षा में मैंने वर्ण विचार शुरू किया था और स्वर वर्ण में पढ़ा चुकी हूँ और उनके भेद भी पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ नोट्स भी भेजा था। आशा करती हूँ कि आप उन नोट्स को अपनी उत्तर पुस्तिका में व्याकरण की कॉपी में उतार लिए होंगे और उसे आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैंने जो वीडियो भेजा है उस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। मैंने पिछली कक्षा में आपको व्यंजन वर्ण की परिभाषा पढ़ाया था और समझाया भी था। आज मैं व्यंजन वर्ण के प्रकार बताऊंगी और समझाऊंगी। आप इसे अपनी व्याकरण की कॉपी में उतारेंगे और समझेंगे। व्यंजन वर्णों के प्रकार। व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, श्वास के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। तो इस प्रकार व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों को निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। आज हम उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि उच्चारण स्थान व्याकरण की कॉपी में उतार करके इसे उच्चारित करके अभ्यास करने का प्रयास करेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। तो कंठ, अक्सर छात्रों को परेशानी होती है, आपको परेशानी होती है उच्चारण करने में कि क, ख, ग या प, फ, ब या च, छ, ज का उच्चारण स्थान क्या है, आप भूल जाते हैं। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले उच्चारण करके हम देखेंगे। क, ख, ग, घ, अंग, ह। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा गले से होकर के यानी कंठ से होकर के जो है हवा निकलती है। क थोड़ा सा बंद हो जाता है हमारा जिह्वा का अंतिम भाग। क, ख, ग, घ, अंग, ह। इस प्रकार हमें याद करना होगा, उच्चारण करके अभ्यास करना होगा, समझना होगा कि क, ख, ग, घ, घ, ह का उच्चारण स्थान कंठ कैसे है। तो इसकी स्वर तंत्री जो है कंठ है और कंठ से ये उच्चारित होती है। होठ, होठ का उच्चारण हम करके देखेंगे। प, हमारा ऊपर का होठ और नीचे का होठ दोनों को जब उच्चारण करते हैं प तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान है प। उच्चारण करेंगे प का तो होठ इसका उच्चारण स्थान होगा। प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार होठ इनके उच्चारण स्थान हो गए। तालु, च, छ, ज, झ, य, श। तालु का में जब इसका उच्चारण करते हैं च तो हमारी जिह्वा का जो अगला आगे वाला हिस्सा है च हमारी तालु को स्पर्श करती है। इसी प्रकार छ का भी जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का आगे वाला हिस्सा जो है तालु को छूती है या स्पर्श करती है। तो हम जब भी उच्चारण स्थान लिखेंगे या लिखने आएगा तो हमें सबसे पहले स्वयं उच्चारण करके देखना पड़ेगा। उच्चारण करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि च, छ, ज इन सब का उच्चारण स्थान तालु है।
मूर्धा। छात्रों, मूर्धा का अर्थ होता है मुड़ना। ट, ठ, ड, ढ, ण, अंग, ड, ढ, र और मूर्धांश। हम यहाँ पर तो मूर्धा का अर्थ होता है मुड़ना। छात्रों, हम देखेंगे जब ट का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा हमारे गले तरफ यानी उल्टा मुड़ जाती है। जब ट का उच्चारण करते हैं, ठ का उच्चारण करते हैं तब भी हमारी जिह्वा उल्टा मुड़ जाती है। तो जब भी हमारी जिह्वा मुड़ जाए उच्चारण करने के समय किसी भी वर्ण का, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण इत्यादि, इन सब का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मुड़ जाती है, तो हम इसे कहेंगे मूर्धा। दंत। दंत का उच्चारण करने के समय हमारे जो दांत हैं, अगला वाला हिस्सा है, जिह्वा दांत से दांत को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न, ल, स। इन सब का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जिह्वा का अगला वाला जो हिस्सा है, अगला जो भाग है, वो दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो गया दंत। दंत ओष्ठ। अभी हमने पढ़ा होंठ। होंठ के उच्चारण में दोनों होंठ जो है आपस में सटते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया होंठ या ओष्ठ। यहाँ हम पढ़ेंगे दंतोष्ठ। जैसे व का जब उच्चारण करते हैं तो ऊपर का दांत और नीचे का होंठ सटता है यानी स्पर्श होता है। तो व का उच्चारण करते हैं तो ऊपर वाला, हमारे ऊपर का दांत का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे के होंठ का हिस्सा या होंठ का भाग उच्चारण करने के समय स्पर्श होते हैं। फ का भी उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के दांत का ऊपरी हिस्सा और या ऊपरी भाग दांत का और होंठ का निचला हिस्सा उच्चारण करने के समय स्पर्श होता है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो गया दंत होंठ या दंत ओष्ठ। अगला हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर। हमने यहाँ देखा कि व्यंजन वर्ण के प्रकार में 4 प्रकार में हमने पहला प्रकार पढ़ा उच्चारण स्थान। छात्रों, आप उच्चारण स्थान को अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में या व्याकरण की कॉपी में आप इसे लिखेंगे और याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे इसे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे तो रटने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आगे हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण के 8 भेद हैं। जिसमें से पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन सबसे पहले हम समझेंगे जिनके उच्चारण में एक अंग दूसरे अंग का स्पर्श करे, वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। छात्रों, मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है स्पर्शी व्यंजन का और मैं आपको इसकी परिभाषा या इसको समझा देती हूँ। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में आप इसको लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे और मैंने उदाहरण द्वारा इसको समझाया है कि जिनके उच्चारण में एक अंग दूसरे अंग का स्पर्श करे, जिनके उच्चारण में एक अंग दूसरे अंग का स्पर्श करे, वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ तथा म। यहाँ पर मैंने कुछ व्यंजन का उदाहरण दिया है और ये जितने भी व्यंजन हैं इनका ये एक अंग
को दूसरे अंग से स्पर्श करते हैं। जैसे क का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे जिह्वा का अंतिम हिस्सा जो है वो हमारे गले से या कंठ से टकराती है या स्पर्श होती है। ख का उच्चारण भी करते हैं तो उसी प्रकार हमारे जिह्वा का जो अंतिम भाग है वे गला को जो है स्पर्श करती है। इस प्रकार मैंने आपको समझाया कि जिनके उच्चारण में एक अंग दूसरे अंग का स्पर्श करे वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार हम अन्य वर्ण का भी उच्चारण करेंगे। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है ट ठ ड ढ त थ द ध प फ भ तथा म। जैसे म का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होंठ जो है आपस में स्पर्श होते हैं, क्योंकि एक अंग से स्पर्श ये नहीं होते हैं, इसलिए ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श अगला है स्पर्श व्यंजन। हमने यहाँ पढ़ा है स्पर्शी व्यंजन और ये हो गया स्पर्श व्यंजन। जैसे च छ ज झ, ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। जैसे च का उच्चारण जब हम यहाँ पर करते हैं तो तालु से तालु को स्पर्श करती है। छ का उच्चारण करते हैं तब भी तालु को स्पर्श करती है। इस प्रकार ज झ का भी उच्चारण करते हैं तो ये तालु को स्पर्श करती है, तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाए। संघर्षी, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। जैसे च छ ज झ, इनके उच्चारण का एक अंग दूसरे अंग से रगड़ खाता है। पहला हमने पढ़ा कि एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श करता है स्पर्शी व्यंजन में, और इसमें क्या होता है एक अंग दूसरे अंग से रगड़ खाता है और हवा रगड़ के साथ मुंह से बाहर निकलती है। जैसे च का उच्चारण करते हैं तो ये इसका उच्चारण स्थान तो तालु है, लेकिन ये रगड़ के साथ एक अंग दूसरे अंग से थोड़ी देर के लिए ही सही है, लेकिन रगड़ खाता है। ज या च छ ज झ, थोड़ी देर के लिए ही ये रगड़ खाती है और इसके साथ रगड़ के साथ हवा मुख से बाहर निकलती है। तो ये उदाहरण हो गए स्पर्श व्यंजन का। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में हम पढ़ेंगे कि इनका उच्चारण करते समय वायु रगड़ के साथ बाहर निकलती है, किंतु उच्चारण के अंग एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा कि उच्चारण करने के समय एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श करते हैं, और यहाँ संघर्षी में एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श नहीं करते हैं, बल्कि वायु रगड़ के साथ बाहर निकलती है उच्चारण करने के समय। जैसे श स ह ख ग ज फ इत्यादि। फ का जब उच्चारण करते हैं तो आप कहेंगे कि ये ओठ को तो स्पर्श करती है, हाँ करती है स्पर्श, लेकिन ये संघर्ष करते हुए, कहने का मतलब है रगड़ के साथ बाहर निकलती है हवा, तो इसे हम कहेंगे संघर्षी व्यंजन। मैं संघर्षी व्यंजन को समझा रही हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। अगला है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में हम देखेंगे कि इसका उच्चारण है ला। इसका उच्चारण करने में जीव का अगला भाग मसूड़े का स्पर्श करता है। आप उच्चारण करके देखें, ला, ये मसूड़े, जीव का अगला भाग मसूड़े का स्पर्श करता है और मुख से निकलने वाली वायु जीव के दोनों ओर को ही पार्श्व कहते हैं। जीव का दोनों ओर जब ये हमारी जीवा स्पर्श करती है तो उसके बीच के हिस्से को ही क्या कहेंगे, पार्श्व कहेंगे। दोनों ओर अर्थात पार्श्व से निकल जाती है। तो ला, जब ला का उच्चारण करते हैं, ला जब हमारी जीवा ऊपर की ओर स्पर्श करती है ला, तो ये मसूड़े को स्पर्श करता है दोनों ओर, और दोनों ओर स्पर्श करने के कारण इसे हम क्या कहेंगे,
इसे हम कहेंगे पार्श्व कहेंगे। अगला है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन का एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है रा। इसका उच्चारण करने में जीभ का अगला भाग मसूड़े का स्पर्श करता है। रा और मुख से निकलने वाली वायु जीभ के दोनों ओर से अगला है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन का मैंने उदाहरण दिया है र। इसके उच्चारण में जीभ की नोक मसूड़े के निकट रहती है और मुख से बाहर निकलने वाली वायु के टकराव से उसमें कंपन उत्पन्न होता है। तो इसके उच्चारण में जीभ की नोक अर्थात जीभ का अगला वाला हिस्सा है जो है नोक जो है मसूड़ों के निकट रहती है और मुख से बाहर निकलने वाली वायु के टकराव से उसमें कंपन उत्पन्न होता है। आप स्वयं भी देखेंगे र का जब उच्चारण करेंगे तो एक कंपन सी होती है। जीव का जो अगला वाला नोक वाला हिस्सा है उसमें कंपन होती है। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में इसके उच्चारण में जीव के नोक में उछाल का अनुभव होता है, जैसे ड ढा। उछाल अर्थात एक जोरदार टकराव आता है इसके उच्चारण करने के दौरान, तो इसे हम कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला देखेंगे नासिक की व्यंजन। नासिक की व्यंजन इसके उच्चारण में जैसे अंगा है या ण न म। नासिक की उच्चारण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है उसे नासिक की व्यंजन कहते हैं। आप देखेंगे इसका उच्चारण करने के दौरान इसकी वायु जो है नाक से निकलती है, जैसे अंग या ण न म। इन सब का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है नाक से निकलती है, इसलिए इसे कहा गया है नासिक की व्यंजन। अगला व्यंजन वर्ण है अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन में हम पढ़ेंगे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको समझने के लिए। इसको एक एक लाइन में आपको बताया है। उम्मीद करूंगी ये सारा आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको आप समझेंगे अर्धस्वर व्यंजन कितने हैं और किस प्रकार इसका उच्चारण होता है। य और व को अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। अर्धस्वर व्यंजन यानी इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी, आधा स्वर है आधा व्यंजन है, इसलिए इसे हम कहेंगे अर्धस्वर व्यंजन। य की रचना ई अथवा ई के साथ, य की रचना ई अथवा ई के साथ किसी अन्य स्वर के संयोग से तथा व की रचना उ या ऊ के साथ किसी अन्य स्वर के संयोग से हुई है। य के उच्चारण में जीभ के नोक ऊपरी तालु के पास जाती है। व उच्चारण में दोनों यहाँ पर हम देखेंगे व उच्चारण में दोनों होठों को गोलाई में सिकुड़ना पड़ता है जब हम व का उच्चारण करते हैं तो। अगला हम पढ़ेंगे श्वास के आधार पर। श्वास का अर्थ है उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली हवा। इसको व्याकरण में प्राण भी कहते हैं। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में मुख से थोड़ी हवा निकलती है, ऐसे व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, ऐसे व्यंजनों को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब हम कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख से थोड़ी हवा निकलती है। जहाँ थोड़ी हवा निकलती है उसे हम अल्पप्राण कहेंगे और जहाँ अधिक हवा निकलती है उच्चारण करने के समय मुख से वहाँ उसे हम महाप्राण कहेंगे। तो इसके श्वास के आधार भी व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं, अल्पप्राण व्यंजन
और आगे पढ़ेंगे महाप्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का, जैसे पहला वर्ग का, पहला, तीसरा और पांचवा, क, ग, अंग, ये भी पहला है, तीसरा और ये पांचवा है, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। इसके अलावा मैंने आपको ऊपर में लिख दिया य, र, ल, व। तो हमें ध्यान रखना होगा कि अल्प प्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण। इसके साथ ही साथ य, र, ल, व क्या है? अल्प प्राण है। अगला है महाप्राण व्यंजन वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन है। हमें ये याद रखना होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा, तो हम यहाँ देखेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा। तो दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा क्या हो गया? ख। चौथा क्या हो गया? घ, छ, झ, ठ, ड, ढ, थ, ध, फ, भ तथा श, श, स, ह। तो हम देखेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। और महाप्राण का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे मुख से अधिक मात्रा में निकलती है। अल्प प्राण में जैसे क का उच्चारण करते हैं, ख का उच्चारण क का उच्चारण करते हैं, ग का उच्चारण करते हैं, अंग का करते हैं, तो हवा कम निकलती है। लेकिन जब हम ख और घ यानी कि दूसरा और चौथा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा थोड़ा तेजी से निकलती है। अगला हम पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर भी इसके दो भेद हैं, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को सबसे पहले हम समझेंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा इसके साथ ही साथ य, र, ल, व और ह सघोष वर्ण है। हम तीसरा देखेंगे ग, घ, अंग। सघोष में देखेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा। हम देखेंगे ये पहला वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर कुछ ही उदाहरण दिया है। प्रत्येक वर्ग का मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रत्येक वर्ग का। च वर्ग में भी जाएंगे तो च वर्ग में भी देखेंगे तीसरा वर्ग, चौथा और पांचवा वर्ण लेंगे। उसी प्रकार चौथा वर्ण हो गया ज, झ, य और साथ ही साथ मैंने यहाँ लिखा य, र, ल, व, ड, ढ। पांचवा हो गया ड, ढ, न, द, ध, न। तो हम ध्यान देंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह सघोष वर्ण है। इसके अलावा हम देखेंगे हिंदी के सभी स्वर क्या हैं? सघोष वर्ण होते हैं। अघोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय वर्ण तथा श, श, स उच्चारण, ये सब वर्ण क्या है? अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय वर्ण, यानी कि क वर्ग में लेंगे तो प्रथम क्या हो गया? क और ख। च वर्ग में लेंगे तो प्रथम क्या हो गया? च और द्वितीय क्या हो गया? छ। त वर्ग में मान लीजिए लेंगे तो त और थ।
इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय वर्ण तथा साथ साथ ही साथ श, श, स अघोष वर्ण हैं। इस बात का हम याद रखेंगे और आप चाहें तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण भी अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय वर्ण भी आप लिखेंगे, जैसे क, ख, च, छ, त, थ, प, फ, ट, ठ। ये जितना है आप अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। और इसके अलावा आप उच्चारण स्थान को भली प्रकार से याद कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का मन में प्रश्न उठ रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप व्हाट्सएप के जरिए आप सवाल करेंगे और प्रश्न पूछेंगे, मैं उसका उत्तर दूंगी। धन्यवाद।